अभी तक वो इसी क़यामत के हिसार में थी जो भी कुछ देर पहले उसके सर पर तोड़ी गई थी, जब ताई ने उसे धकेलते हुए फर्श पर गिरा दिया था। वो वहीं पड़ी रही, उसमें इतनी सकत रही थी कि वो उठकर उनकी नजरों का मुकाबला करती। जो कुछ उसकी तकदीर में लिख दिया गया था अब उसे हर सूरत भुगतना था। वो तो यूं पड़ी थी जैसे किसी बुत को जमीन पर दे मारा हो और वो किरची किरची होकर बिखर जाए, किसी के कदमों में बेनाम होकर, जैसे ना उसका कोई नाम हो और ना इसकी कोई औकात। लाउंज में बैठे हुए ताया बेसाख्ता उठ खड़े हुए। घर में मुलाजमीन भी मौजूद थे उसकी जात का तमाशा देखने के लिए। सारी कायनात तमाशबीन बन गई। मैं कहती थी जावेद साहब, बिन माँ बाप की बच्ची को इतनी आजादी ना दे। ताई की बुलंद आवाज हवेली के दोनों दीवार से टकराकर मजीद बुलंद हो गई। उसका दिल कांप रहा था, सांस हलक में अटक रही थी। हमारे मुंह पर कालत लगा दी गई है। अरे अच्छी खासी इज्जत थी मेरी बच्चियों की, ये तो उनका वकार भी खराब कर गई। ताई ने उसके मुलायम बालों से पकड़कर उसे उलझा डाला, बल्कि इस तरह जिस तरह उसकी किस्मत की डोरियों को उलझा दिया गया। वो चीख भी ना पाई जो उसे ताया के कदमों में फेंक कर उन्होंने सर पीट डाला। साथ उन्होंने वो रिपोर्ट भी उनके सामने फेंक दी जिस पर उसके लिए सजाएं मौत की गई थी। ये माँ बनने वाली किसके गुनाह इसकी कोख में पड़ रहा है, इससे पूछे। ये किसके साथ रात रंगीन कर चुकी है जो इसका गुनाह अब अपने पेट में पालकर हमारी इज्जत और वकार को खराब कर रही है। इससे तो आपके सफेद बालों का भी लिहाज नहीं किया। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। जावेद साहब, ताई बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी समात जवाब दे गई, उसने कुछ भी नहीं सुना। उसे यूं लग रहा था जैसे दरो दीवार कह के लगा रहे हो, जैसे उसका दिल बंद हो रहा हो। बमुश्किल वो खुली हुई आंखों से उसने सीढ़ियों से उतर कर आने वाले शख्स को देखा। वजदान शाह शॉल को अपने कंधों पर रखे बेजार चेहरे के साथ उस तमाशे का हिस्सा बन चुका था। उसने सब कुछ सुन लिया। दरवाजे से बाहर आती जारा जावेद, जिसकी पक्की सहेली थी, उसे यकीन था कि वजदान कभी भी उन सब की बात नहीं मानेगा। ज़ाक कभी भी उन सब पर यकीन नहीं करेगी। किचन से दौड़कर बाहर आने वाली नायला की आंखों में अजीब सा तंज फैला हुआ था। वो तो हमेशा से उसे नापसंद करती थी। ताई अभी तक चीख रही थी। ताया जान को कुछ बता रही थी जब वो मुश्किल उठते हुए ताया के सामने खड़े हुई। मैं सच कह रही हूँ ताया अब्बा, कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सब कुछ झूठ है। डॉक्टर्स को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल कर पाती, ताया का जनाटेदार थप्पड़ उसके जबड़े को हिला कर रख गया। उसके मुंह में अजीब सा जायका फैलने लगा। होठ के किनारे से निकलने वाली सुर्ख स्याल की नन्ही सी लकीर थोड़ी तक बहती चली गई। उसका सर घूम गया। वह मुश्किल घूमते सर को थाम कर वो वहीं बैठ गई। लानत हो मुझ पर जो मैंने तुम पर इतना एतबार किया, तुम्हें अपनी बेटियों से ज्यादा अजीज रखा। उनकी आवाज भर आई, उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उनके दर्द को बखूबी समझ सकती थी। अगर उसकी जगह उनकी बेटी भी यहाँ होती तो शायद वो यही रवैया अपनाते। उन्हें उनसे कोई गिला नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी जानिब से यकीन दिलाना चाहती थी। उसके किरदार की सफेद चादर पर एक भी स्याह छींटा नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ यकीन किसे था? उसके चेहरे पर पड़ने वाला थप्पड़, ताया की गर्जदार आवाज भी उसे बदकिरदार कहना जैसे ताया की रग रग में सुकून सराहत कर गया। वो थी ही इस काबिल। भला किसी बदकिरदार लड़की को कोई सराखा पर बिठाता है? ताया जान, मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानती। उसने बामुश्किल अपने कानों पर हाथ रख के चीखना चाहा, लेकिन आवाज हलक में अटक गई। चीख के अलावा कुछ नहीं निकला। वजदान वहीं आखिरी सीढ़ी पर खड़ा रह गया। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन उसका ईमान डगमगा गया। उसका इत्मीनान किरची किरची होकर बिखर गया। उसकी जानिब दौड़ने लगी। वजदान, हम किसी डॉक्टर के पास चलेंगे, हम दोबारा चेकअप करवाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए। वजदान ने उसे यूं खुद से दूर धकेल दिया जैसे कि वो ना कोई नापाक चीज हो। उसके करीब आकर उसे भी नजासत में मुब्तला कर देगी। वो जारा की जानिब मुल्तजी नजरों से देखने लगी। तुम तो मुझे जानती हो, तुम्हें तो यकीन है मैं कभी भी जानते बूझते ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। खुदा के लिए मेरी बात सुने। आज वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। हालात के गर्दाब में हालात ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वो शख्स जो हर बार से मोहब्बतों से देखता, वो जिसकी आंखों से बहने वाले जज्बात उसे बहक जाने पर मजबूर कर दिया करते, आज उसे यूं वहशतनाक नजरों से वो देख रहा था, गोया कच्चा चबा जाने का इरादा रखता हो। उसका दिल चाहा कि वो अपने बालों को नोच ले। एक बार फिर उसने वजदान के दोनों हाथों को थाम कर अपने हाथ जोड़ लिए। वो बड़ी उम्मीद से उसकी आंखों में देख रही थी। एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ वाज़ेह कर दूंगी वजदान शाह। मुझे इस वक्त अकेला ना छोड़ो। बात कर लेने में हर्ज क्या है? बात कर लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन शायद अब वो बात नहीं रही।
کہ उसकी बात सुनते बैठ जाता। उसने उसके मुंह को पूरी तरह दबोच लिया। मैं लानत भेजता हूँ तुम जैसी बदकिरदार लड़की पर। पेट में किसी की गलासत पड़ रही है, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली, और मुझे यकीन दिला रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी मोहब्बत की दावेदार हो। तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी मंगेतर थी? वजदान शाह की मंगेतर। जमाना मुझ पर थूकेगा। मगरूरी की आखिरी दर्जे पर खड़ा शख्स भला कैसे यकीन कर सकता था कि उसकी इज्जत की तरफ हरफ आए। सामने लड़की का किरदार चाहे किरची किरची होकर संग्रेजों में बिखर कर उसकी रूह में व्यवस्थ हो चुका था, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ अपने नाम, मकाम और मर्तबे से फर्क पड़ता था। और शायद वो यहाँ ठीक था। शायद उसे इस लम्हे खुद खर्च हो जाना चाहिए था। ज़ारा को उसने अपने साथ शामिल करना चाहता कि ज़ारा उसके हक में गवाही दे, लेकिन उससे दुख से देखते सर झटक कर कमरे में चली गई। ताया जान ने ताई को हुक्म दे दिया कि इसे कमरे में बंद कर दो। जो भी फैसला होगा अब पंचायत में होगा। मैं दूसरों की बहू बेटियों का फैसला करता हूँ तो मेरी बहू बेटी भी उसी कटहरे में खड़ी कर दी जाएगी। वो चीख चीख कर रोती रही। वो शख्स उसे इसी तरह अधूरा और दुख में मुब्तला छोड़कर सीढ़ियां चढ़ते अपने कमरे में चला गया। उसके पैरों में बड़ी सख्ती रही, जैसे उसके पैरों में पहनी जूती जो जरा सी ठोकर लगने पर उखड़ जाए और उसे उतार कर दूर फेंक दी। बिल्कुल उसी तरह उसे चीख चीख कर पुकारा, ताहिबा ताहिबा, मेरी बात का यकीन करे ताहिबा, सिर्फ एक बार मेरी सुन तो लेना। वजदान शाह, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, तुम तो इश्क के दावेदार शख्स थे, और मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं था। ताई ने उसे बाजू से दबोच कर खड़ा कर दिया और फिर उन्हें घसीटते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगी। उन्होंने सख्ती से उसे बेड पर धकेलते कमरा मुकफ्फल कर दिया। तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों का अंजाम सिर्फ मौत होता है, ऐसी भयानक मौत जो उनकी रूह को निगल ले और जिस्म को जिंदा छोड़ दे। ताई के जहरीले अल्फाज उसकी रूह में व्यवस्थ हुए। वो चीख चीख के रोती रही। उस पर किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए गए। घर तो बहुत दूर की बात थी, और फिर वो दिन उसने किस तरह अजियत में गुजारे सिर्फ वही जानती थी। मुलाजमा पूरे दिन एक वक्त का खाना कमरे में धकेल कर वापस चली जाती और चीख चीख कर वो पुकारती रहती। आखिरी उसके पेट में पलने वाला वजूद किसका था? क्या वो सचमुच नहीं जानती थी या सिर्फ एक साजिश थी, जिस साजिश में मुब्तला वो हर एक शख्स को कर रही थी जो उसके सामने था? क्या उसके सारे रिश्ते उसी लपेट में आ चुके थे? ये सारी बातें तो वक्त दोहराने वाला था, लेकिन इस वक्त से यहां से निकलना था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचानी थी। अगर जान बचता थी तो किसी भी तरह खुद को यकीन के कटहरे में लाकर खड़ा कर देती। उस शाम वजदान शाह उसके कमरे में दाखिल हुआ। पूरे 2 दिनों के बाद उसकी शक्ल देख रही थी। वो बेतहाशा उसकी जानिब दौड़ी। एक उम्मीद थी कि वो उस पर भरोसा करके आया, लेकिन उसके करीब आते उसने उसे दूर धकेलते फर्श पर गिरा दिया। मैं नफरत करता हूं तुम जैसी लड़की, इससे तुम्हारी नजासत बड़े हाथों से। मैं ये अंगूठी जितती नहीं है जिस पर वजदान का नाम लिखा है। तुम जानती हो मेरे कमरे में पड़ा हुआ शानदार बिस्तर मेरे अलावा किसी को इजाजत नहीं देता कि उस पर सिर्फ एक बार भी सो जाए। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तुम्हारे साथ कोई सो गया, तुमने किसी के साथ अपनी रातों को रंगीन कर लिया, किसी की गलासत को अपने पेट में जगह दे दी, और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? मैं तुम्हारे हसीन चेहरे की हसीन नकूश को इसी तरह मिटा दूंगा कि तुम पल पल मौत के लिए सिसकती रहोगी। उसके हाथ से अपनी नाम की अंगूठी खींचते हुए उतार कर उसने उसके हाथ को भी जख्मी कर दिया था। वो जलती रही, सिसकती रही, सुलगती रही, चीख चीख कर उसकी मिन्नत करती रही। उस पर यकीन कर लिया जाए। उसकी बेताशा सफेद रंगत दुख और खौफ की इम्तजाज से जर्द हो चुकी थी। उससे यकीन कर लिया था यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर एतबार करे। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो सिर्फ चंद लम्हे के लिए उसकी बात सुन ले। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो इसे मारने के बाद उसके कफन दफन का इंतजाम करेगा। सो यहां से जान बचाकर उसने खुद ही निकलना था, और उस रात वो निकल गई। शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो ये कदम उठाएगी। सो उस रोज उसकी बुजदिली ही उसके काम आ गई। खिड़की के रास्ते वो कूद कर बाहर गई। पिछली रात आरी से गुजरते वो दाखिली दरवाजे तक पहुंची। सिर्फ उसके कंधों पर फैली हुई एक शाल थी। अपने कागजात उसने उठाए थे और अम्मी की पहनाई हुई छोटी छोटी बालियां जो वो बचपन में पहना करती थी और अभी तक उसने संभाल कर ही रखी थी, और इसके अलावा उसने कुछ नहीं उठाया। अंधेरे का सहारा लेते वो हड्डियां चीर देने वाले इस ठंड में बेतहाशा भागते दीवारों के साथ लग कर मेन गेट तक आ गई। दिल खौफ के बायस लड़ता जा रहा था और उसकी धड़कन इस कदर बेतरतीब थी कि उसने बेतरतीबी ने उसकी अपनी सांसों को भी निकल लिया
नम आंखों से उसने पलट कर उस घर को देखा जिस घर में न जाने कितने सपनों के ढेर लगे हुए थे, जहां से उसने ऐसी जिंदगी का आगाज करना था जो जिंदगी उसकी रग रग में ख्वाब बनकर उतर रही थी, जहां से उसने वजदान शाह का हाथ पकड़कर एक हसीन वादी में उतर जाना था, जहां बाबा की अनगिनत यादें थी। उसे बहती हुई आंखों से हर चीज को अलविदा कह दिया। चौकीदार कुर्सी पर ऊँघ रहा था। रात सरक रही थी और वो बड़ी कोशिश के साथ मेन गेट को पार कर गई। उसे नहीं पता था उसके पीछे क्या हुआ, बस वो इस रास्ते पर बेहंगम दौड़ती चली गई बगैर मुड़कर देखे। और वो रात उसने गांव की मस्जिद में पनाह ली। सुबह फजर के आगाज के साथ ही वो वहां से भी निकल गई, क्योंकि सूरज की किरणें उसे बदनामी की चादर में लपेट कर एक बार फिर उसी दरवाजे पर ला खड़ा कर लेती। और इस बार उसकी सजा पहले से ज्यादा सख्त होती। सारा जमाना उसके खिलाफ साजिशें बुन रहा था। जब तक कि दिन अच्छी तरह चढ़ा, वो गांव की हदूद को अबूर कर गई। वहां से रिक्शा पकड़ कर सीधा शहर जा रही थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बस चंद हजार रुपए जिसने किसी मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखे थे वही काम आ गए। तकरीबन 9 बजे के करीब वो सादिया के दरवाजे पर खड़ी थी। ये उसका वाहिद और आखिरी सहारा था, उसकी मुखलिस दोस्त सादिया, जिस पर उसे आंखें बंद करके यकीन था कि किसी भी सूरत उसे समेट लेगी। लोहे के बने उस जंगदार गेट को उसने पीट डाला। उसका घर शहर की हदूद के एक तरफ एक मिडिल क्लास कॉलोनी में वाक़या था और चंद बाहर पहले भी उसकी घर आ चुकी थी, इसलिए उसे इस वक्त उसकी का ड्रेस याद था। वो वहीं आ गई। कुछ देर के बाद एक उद्देर उम्र का शख्स बाहर निकला। उसे शॉल को अच्छी तरह खुद पर लपेट रखा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं माहिर हूँ, सादिया की दोस्त। उसे कांपती आवाज में खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की भरपूर कोशिश की। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, इतनी सुबह खैरियत है? वो सादिया का बाप था। अंदर आ जाओ बच्चे। उसके चेहरे पर फैले खौफ और हरास को वो बखूबी नोट कर चुका था, इसलिए उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। चंद कमरों पर मुहित उस छोटे से घर में सुकून फैला हुआ था। उसे लेकर सीधा सादिया के कमरे में और भागी सबकी तरह। सादिया भी उसे देखकर हैरान हुई। उसने कुछ नहीं देखा, बस आगे बढ़कर उसे सादिया के घर को गले लगा लिया। कितने अरसे बाद उसे कोई सुकून शाना मुयस्सर आया था। उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। सादिया दरवाजे से हट गई। सादिया से सदियों से मुस्तरिब होकर जैसे वो देख रही थी। क्या हुआ है माही, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी सुबह यहाँ किसके साथ आई हो? सादिया ने की रवैये में हजारों सवालात उसके सामने रख दिए और वो चुपचाप रोती रही। सादिया, मुझे चंद दिनों के लिए पनाह चाहिए, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो? वो कुछ तो सबका शिकार नजर आ रही थी। क्या तुम मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? वो आखिर कब तक सबको बताती फिरती? कब तक अपनी बदकारी के झंडे गाड़ कर जमाने से नफरतें बटोरती रहती? सोचते झूठ बोलने में ही आफियत जारी। यूं समझो कि मैं बहुत मुश्किलात का शिकार हूं। बस चंद दिनों के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगी और फिर अपने लिए कोई जॉब देखकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सादी उसने मोहब्बत से सादिया के हाथ को थाम कर मुल्तजी नजरों से उसे देखा। ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम यहाँ रुक जाओ। वो छोटे घर की लड़की थी, सो बड़ा दिल रखती थी, और उस रोज उसमें सादिया के घर में मैंने पनाह ली और उसके माँ बाप को सादिया ने किस तरह काल किया वो नहीं जानती थी। लेकिन सादिया उससे पूछ पूछ कर थक चुकी थी। उसने कह दिया कि अगर वो उससे मजीद पूछेगी तो वो चुपचाप ये घर छोड़कर चली जाएगी। सो सादिया ने मजीद करेतना जरूरी नहीं समझा। वो तो इस बात पर हैरान थी कि वो हवेली छोड़कर क्यों आई। ताई का रवैया चाहे जितना सख्त था, लेकिन वजदान उससे मोहब्बत करता था। वजदान की बेतहाशा मोहब्बतों में बीतती हुई हसीन और जमील लड़की पर ऐसा भी क्या बुरा वक्त आ गया कि उसे इस शख्स की मोहब्बतों से आजाद होना पड़ा? और इन सारे सवालात का जवाब उसके पास नहीं था। फिल वक्त तो बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं था कि वो जवाब दे दी। ताया के घर वालों के लिए दूसरा बड़ा झटका था कि वो घर जोड़कर फरार हो गई, और ताई ने बात को मजीद बढ़ा चढ़ा दिया कि अपने किसी आशिश के साथ फरार हुई है। वजदान शाह ने गांव में ही हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो ये समझने से कासिर था कि उससे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने कभी ये जानने में दिलचस्पी नहीं दी कि उसकी दोस्तें कौन कौन सी है। शायद अब उस पर आंखें बंद करके वो यकीन करता था, लेकिन अब उसका यकीन मनमल हो चुका था। मुतनफ्फर बदगुमान आशिक को उसकी इस कदम ने ऐसी नफरतों में मुब्तला कर दिया कि वो चाहता था कि वो किसी रोज उसके सामने आए और उसकी जान ही ले ले। अगले 1 माह तक उसे बुरी तरह ढूंढता रहा। हर गली, हर रास्ता, हर जान पहचान का घर उसे छान मारा, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं था।
فی الوقت انہوں نے لوگوں کے سامنے یہی مشہور کر دیا کہ وہ اپنے کسی عزیز کے باس بیرون ملک گئی ہے۔ ویسے بھی اس کا تایا گاؤں کا سرپنچ تھا، تو کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا، اور اب پولیس میں رپورٹ درج کروا کر بولو کہ لوگوں کو اس معاملے کی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس کی ماں کی ہر بات تسلیم کرنا پڑی، جو کسی ایسے شخص کے ساتھ بھاگ گئی ہے جس کے ساتھ اپنی راتیں گزار رہی، وہ اپنے پیٹ میں وہ بچہ پال چکی تھی۔ اب حقیقت یہ تھی کہ وہ کس قدر قریب تھا کہ یہ تو خدا کی ذات بہتر جانتی تھی، لیکن آنے والا وقت اس گمراہ شخص کے لیے کون سا دروازے کھولنے والا تھا جو اس کی زندگی کو مکمل کایا پلٹ کر رکھ دیتے۔ اس روز سعدیہ کچن میں شائستہ بیگم کے ساتھ کھڑی کام کروا رہی تھی، جب شائستہ بیگم نے چونکتے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا تمہاری دوست اب ہمیشہ کے لیے یہیں رہے گی؟ میڈل کلاس فیملی کے اخراجات جہاں پہلے ہی پورے ہونے کے نام نہیں لیتے، اب فیملی میں ایک فرد کے اضافے نے انہیں چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا، چاہے وہ جتنے بھی مہمان نواز تھے، لیکن ایک حد گزرنے کے بعد مہمان بھی باعث اذیت بن جاتے ہیں۔ آہستہ بولو اماں، وہ کمرے میں سن رہی ہے، اچھے گھر کی لڑکی ہے، کوئی گری پیری نہیں ہے، جب واپس چلی جائے گی تو ہماری احسان مند رہے گی، ویسے بھی میری بہن جیسی دوست ہے۔ وہ سعدیہ نے بیچارگی سے کہا۔ دور کھڑی اس کی بہن سائرہ برتن دھوتے ان کی باتوں پر ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب اس کی ماں پریشان ہونے والی ہے، اور ایک جوان لڑکی جو ایک بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی، ایک عرصے سے ان کے گھر پر موجود ہے، اسے پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ میں چاہتی ہوں تمہاری دوست کے گھر والوں کو آگاہ کر دیں، یا پھر اس سے کہو کہ اپنے گھر والوں سے بات کرے۔ میرا بیٹا، تمہارا باپ غریب شخص ہے، کسی آنے والی مصیبت کو اپنے سر نہیں لے سکتا۔ وہ باہر دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی، اپنے ہوش کو حلق کو ترک کرتے وہ واپس قدم ہٹا کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ لوگ اس کے محسن تھے، وہ کبھی ان کا احسان فراموش نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی کیفیت کو بھی سمجھ سکتی تھی۔ سو اگلے دن ہی وہ اپنے کاغذات نکال کر تیار ہو گئی۔ سعدیہ، جس کمپنی میں تمہارا چچا زاد جاب کرتا ہے، تم نے بتایا تھا وہاں کوئی ویکینسی ہے، تمہارا ارادہ جاب کرنے کا ہے؟ وہ بہت عام سے تاثرات چہرے پر سجا کر اپنے کاغذات دیکھتی رہی۔ ظاہر سی بات ہے، میں اب سمجھ چکی ہوں، تو اپنے لیے کوئی نیا راستہ ہی نکالو گی نا، یا پھر تمہاری گری پری تمہارے گھر ہی پڑی رہوں؟ ایک وقم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بات کے سنبھال لیا۔ سعدیہ کو شک بھی نہیں گزرا کہ اس نے ان کی بات چیت کو سن لیا ہے، اسے باتیں سنبھالنا آتا تھا، وہ جو مصیبت میں اس حویلی سے نکلتے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ ماں بننے کا اس کا خوف اس پر اس قدر مبتلا تھا کہ اس کے بعد وہ اس بات کا سراغ ہی نہیں نکال پائی کہ اگر اس روز سے چند ہفتے گزرے تھے تو اب تو اس کی پریگننسی بڑھ چکی ہوگی۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے تو بعد میں نپٹنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ نیازی گروپ آف انڈسٹری میں جس روز اس کا انٹرویو تھا، اس روز وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، حجاب میں لپٹا ہوا چہرہ تھا، حیا نے اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پہلے اس نے کبھی حجاب لینا ضروری نہیں سمجھا، ہاں گھر سے نکلتے ہوئے وہ دوپٹے کا سہارا لے لیتی تھی، لیکن اب باقاعدہ حجاب لینے لگی تھی، اور اگر ضرورت درپیش ہوتی تو نقاب بھی کر لیا کرتی۔ اسے اب ساری کائنات سے چھپنا تھا، اپنے اس سیاہ ماضی سے چھپنا تھا جس کا کوئی بھی چھینٹا اب اس کے حال میں نہیں آ سکتا تھا۔ مینیجر اس کا انٹرویو کرتا رہا، اور وہ خود کو بااعتماد ظاہر کرنے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتی رہی۔ ذہانت پہلے سے اس میں کوٹ کوٹ کر بڑی تھی، لیکن تجربہ نہیں تھا، شاید اس کی ملتجی نظروں کا اثر تھا جو مینیجر نے اسے اعتماد دلاتے واپس بھیج دیا، اور اگلے 2 دنوں تک وہ بے حد مضطرب رہی۔ اگر آنے والے دنوں میں اس کا پیٹ نکل آتا، اگر سعدیہ اس کے متعلق جان لیتی، یہ اندیشوں سے رہ کر اپنے آپ کو اذیت زدہ کر رہے تھے۔ دوسرے دن شام میں اسے کال موصول ہوئی اور خوشی سے چیخ پڑی۔ اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ کوئی ایسی خبر تھی جس نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ کو رقص کرنے دیا۔ اس روز شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر رو پڑی۔ ایسی کوئی شام نہیں تھی جب اس دشمنی جان کی طلب اس کے رگ میں نہ پھیل جاتی، یا اسے یہ شدت سے وجدان شاہ کی محبت کا لمس یاد نہیں آتا تھا۔ اس کی منگیتر تھی، سارے زمانے سے لڑ کر وہ تن کر کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اسے اپنائے گا۔ وہ جو ہر شام اس کے سامنے آ جاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتا، اور چھت کے مخمول ماحول میں اس پر نظریں جما کر کھڑا ہو جاتا۔ یہ شام تمہاری طرح ہی سرمئی اور مخمور ہے، تم بہت خوبصورت ہو، وجدان شاہ کی ہو، راز اس کی محبت تم پر قربان۔ وہ بے سختہ ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا، اور وہ تھا کہ خوف سے دہل کر رہ جاتی۔ کیا ارادہ ہے شاہ صاحب؟
क्या बड़े मजमे में बदनामी करवाएंगे और वो इसके कीचड़ कैचर में मुकीम बालों को कैद से आजाद करवा देता। इन्हें खुला छोड़ दो, ये उड़कर सारे जहान को खबर देंगे कि वजदान शाह की नजरें हैं उन पर जमी हुई। वो आंखें दबाकर उसके चेहरे पर रक्स करती मुस्कुराहट को देखता रह गया और तब वो सारी अजियतों को भूल जाती। ताई दिन भर किस तरह का रवैया इख्तियार करती उसे भूल जाता। उसका माँ बाप का दुख चंदमे के लिए मदद बढ़ जाता। वो भूल जाया करती कि उस सारे जहान में अकेली रह गई। उसे याद आता तो सिर्फ वजदान शाह और फिर वो तलखी से सर झटकते उन सोचों से बाहर निकल आती। अब वो शख्स कभी भी उसकी सोचों का मरकज नहीं बन सकता था। उसे इतनी शदीद नफरत करता है कि अब वो उसकी सारी जिंदगी के लिए उसकी अंधेरों का इंतखाब कर चुका था। अगले दिन उसका ऑफिस का पहला दिन था। अपनी जानिब से मुकम्मल कोशिश कर रही थी। सबसे पहली मुलाकात उसकी फवाद अहमद नियाजी से हुई। नियाजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक और वो मगरूर शख्स जो किसी को खातिर भी नहीं लाता था। वो काफी देर खड़ी नजरों से उसे घूरता रहा। उसे बहुत कोशिश की कि खुद को उसकी नजरों के सामने नर्वस जाहिर ना करे। ऑफिस की एक दरीना कॉलीग के हवाले करते हुए उसे हदायत कर दी गई कि उस सारे काम को अच्छी तरह समझ ले। उसे यकीन था कि यहाँ सिर्फ उसकी मेहनत ही काबिल गौर होगी और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने साबित भी कर दिया कि मेहनत किसे कहा जाता है। वो रात भर जागती। उसने खाना पीना तक तर्क कर दिया था। उसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना था और इस पोजीशन को बेहतर बनाने के साथ साथ वो फवाद अहमद नियाजी की नजरों में आने की काबिल भी हो गई थी। उस रोज भी उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन देनी थी। एक बड़ी जिम्मेदारी थी और उसे भी ऑफिस ज्वाइन किए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी। वो मीटिंग रूम में दाखिल हुई। कमरा चंद लोगों पर मुश्तमिल था। नियाजी साहब ने सरबराही कुर्सी संभाल रखी थी और फवाद उनके पहलू में बैठा था। अचानक ही वो पूर्ण यकीन होकर उनकी आंखों में देख रहा था, जिनकी चमक बता रही थी कि वो वाकई कुछ बेहतर करेगी। और फिर वो बाएतमाद लहजे के साथ मुखातिब हुई। उसके हाथ तेजी तेजी से चल रहे थे। बाएतमाद ठहरे हुए लहजे के साथ उसने रात भर की मेहनत को उनके सामने बयान कर दिया। उससे पलटकर उन सबकी जानिब देखा। सबकी नजरों में स्ताइश उभर आई। वो वाकई अच्छा इंतखाब थी, सराहे जाने की काबिल। मीटिंग सक्सेसफुल रही और सब लोग उठकर बाहर जाने लगे। जब फवाद ने उसे दिलचस्प नजरों से देखा, वो हिचकिचाते हुए थोड़ा सा दूर होकर फाइलें समेटने लगी। वेल डन मिस महिर, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा ज़हीन है। वो चमकती हुई नजरों से उसे देख रहा था। आज से पहले वो किसी पर भी इस कदर मुतासर नहीं हुआ। वो सर झुकाकर अपने अंदर की हिचकिचाहट पर काबू पाती रही। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मुझ पर एतमाद किया है तो मैं इस एतमाद को कभी ठेस न पहुंचने दूं। वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर अब तक उसे किसी ने मुतासर किया था तो वो सामने खड़ी हुई लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वो हद से ज्यादा ज़हीन थी, बस उसका मासूम और हयातदार चेहरा, उसकी पलकों को आंखों पर साया फगन हो जाना, उसके चेहरे पर फैली हुई हल्की मुतमईन मुस्कुराहट उसके अंदर मौजूद वहशतों को छुपा लेती। वो अभी तक उसके चेहरे का जायजा ले रहा था और उस पर एक नजर डालते वो जल्दी से हटने लगी जब उसका सिर बुरी तरह से घूमा और फवाद ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया कि आप ठीक है, और आहिस्तेगी से उसके बाजू को पकड़े हुए था। उसने वो मुश्किल बंद होती नजरों से फवाद के चेहरे को देखा। उसके अलावा हल्के से लड़ते सर, उसके बाद उसके सामने अंधेरा छा गया। फवाद का वजूद उन्हीं अंधेरों में कहीं गुम हो गया। वो बुरी तरह जमीन बोस हो जाती। उससे पहले फवाद उसे संभाल चुका था। वो बुरी तरह घबराया हुआ था। वो रात भर जागती रही। अपनी डाइट का वो कभी ज्यादा ख्याल नहीं रख सकती थी और शायद इसीलिए ब्लड प्रेशर उसका इस कदर लो हो गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद वो होश में आ गई। एक मेहरबान नर्स उसके पहलू में खड़ी इंजेक्शन दे रही थी और एक कोने में सोफे के करीब खड़ा वो मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। क्या फवाद उसके मुतालिक जान गया? फौरन चाहते हुए भी उठी जब उस मेहरबान नर्स ने आहिस्ते से उसके हाथ पर अपना हाथ जमा दिया। लेडी रहे। फवाद ने फौरन पलट कर देखा, फिर तेज कदम उठाते उसके करीब आ गया। आप ठीक है मिस महिर? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना हाल बताते उसने चूर नजरों से नर्स की जाने देखा। आपको फिक्र होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल ठीक है, बस आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया था, शायद आपने अपना ख्याल नहीं रखा। नर्स ने मुस्कुराते उसे तसल्ली दी। क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर लो हुआ था? उस वाली नजर से उसे देखते हुए उसने बेख्तियार कह दिया, पर जल्दी खुद पर काबू भी पा लिया। जी जी, और तो कोई मसला नहीं है, हमने मेडिसिन दे दी है, अब आप डिस्चार्ज हो जाएंगी। नरमी से मुस्कुराते वो बाहर निकल गई और वो
चौंकते उसकी पुश्त को देखती रह गई। उस रोज वो ताई के साथ गई थी तो डॉक्टर ने उसे किन नजरों से देखते हुए कह दिया था कि वो मां बनने वाली है, चंद हफ्तों का हमल है। और उस नर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने एक बार फिर फवाद की जानिब देखा कि सिर्फ ब्लड प्रेशर लो हुआ था। वो जैसे मुतमईन नहीं थी और फवाद हल्का सा मुस्कुराया। अब जैसी मजबूत लड़की को कुछ नहीं हो सकता। गेट सून मिस ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक मुस्कुराहट उसके हसीन चेहरे की जानिब उछालते बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। गाड़ी में बिठाते फवाद ने उसे एड्रेस पूछा और वो गुमसुम बैठी रही। मुझे बस करीबी उतार दे, मैं घर चली जाऊंगी। वो रास्ते भर हल्की फुल्की बातचीत करता रहा और उस रोज वो देर से घर आई। अजीब सी परेशानी ने उसे घेरा हुआ था और दूसरे रोज उसी परेशानी को खत्म करने के लिए एक बार फिर उसी हॉस्पिटल में चली गई। उसी डॉक्टर से उसने अगेन अपने सारे टेस्ट करवा लिए और डॉक्टर हैरत से दिखती रह गई। मुझे आपकी परेशानी की समझ नहीं आ रही, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, फिर आप इसका तो फिक्रमंद क्यों है? डॉक्टर साहबा, क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं? उसे फिर से सवाल दोहराया। हरगिज नहीं। आपको किसने कह दिया? उसे यकीन था खुद पर, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे खुद से इस कदर बदगुमान कर दिया था कि वो अपने बारे में भी तहकीक करती फिर रही थी। बेसाख्ता सर झुकाते वो रो पड़ी। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हुआ। डॉक्टर शाजिया फौरन उठते उसके करीब आई और नरमी से उसकी शान पर हाथ जमा दिया। मुझे लगता है कि आपने पीरियड्स ब्रेक इंजेक्शन लगवाए, इसी वजह से आप 2 से 3 महीने के पीरियड्स ब्रेक पर है और ये भी नहीं कह पाई कि इसने ऐसा कुछ नहीं करवाया। सारा मामला खुलकर उसके सामने आ गया। उस रोज डॉक्टर नादिया ने उसे किस तरह तजलील का निशाना बनाया और वजह ये थी कि उसकी ताई पहले से उसे कसीर रकम थमा चुकी थी और उसे सारी रिपोर्ट्स उठा ली। अपने लिए उसे एक मजबूत सहारा मिल चुका था और उसे ठीक वक्त का इंतजार था। उसे अगली सुबह फवाद न्याजी ने उसे अपने ऑफिस में तलब किया और वो उसके ऑफिस में चली गई। बैठे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसके सामने ही कुर्सी पर टिक गई। वो कुछ हिचकिचा रहा था और वो समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाहता है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। जिम्मेदार लड़की घर में आना एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरी नाना अपाइज है, फालिज की मरीज है। मुझे उनकी केयर टेकर के लिए किसी जिम्मेदार लड़की की जरूरत है। अगर आप इस दवा को मुनासिब समझे तो वो कुछ पुरसुकून सी हो गई। अगर मैं ये जॉब कर लूँ तो मुझे तहफ्फुज़ के साथ साथ रहाइश की भी यकीन दहानी करवाई जाएगी। तो फात मुस्कुरा दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है और आप मेरे घर में रहे। अनाबी के साथ आपको किसी किस्म की दुश्वारी भी नहीं होगी। और उस रोज वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती कब था। सादिया के घर से उसने अपना सारा सामान उठा लिया। सामान क्या था, बस चंद जोड़े कुछ यादें जिन्हें वो एहसान मंदी में लपेट कर लाई थी। वो लोग उसके लिए किसी मौत से कम नहीं थे। उसकी मोहब्बतों को कभी फरामोश नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मुतमईन थी कि उसकी दुश्वारी कम होती जा रही थी। जिस रोज उसने अनाबी से पहली मुलाकात की, उनके शफीक चेहरे को देखकर वो सारे वसवसे जाग की तरह बैठ गए। उसने दिल लगाकर उनकी केयर करना शुरू कर दी। अब वो न्याजी पैलेस में फवाद न्याजी की दादी यानी कि उनकी अनाबी की केयर टेकर के तौर पर रहती थी। बहुत पहले इसने ये कहावत सुन रखी थी कि बेगाने अपनों से ज्यादा बेहतर होते हैं और आप अपने उसे मालूम हो गया था कि यकीनन ऐसी ही बात है। जो खुशी उसे मिली थी, जो यकीन उसे अपनी जात के मुतालिक मिल चुका था, अब उससे बढ़कर उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो तो इस बात के इंतजार में थी कि जिस रोज वजदान शाह उसके सामने आएगा, जिस रोज बहुत हकीकत को जान लेगा, उस रोज उसका रद्देमल क्या होगा। लेकिन अब वजदान शाह उसके इर्द गिर्द उसकी सोचों में कहीं नहीं था। अनाबी को सूप पिलाकर उसने उनकी मनपसंद किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर दी। वो काफी देर उसके मासूम चेहरे को देखती रही और फिर नरमी से अपना शफीक हाथ उसके हाथ पर सजा दिया। तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है और ये हफ्ता मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। और वो इनकी मोहब्बतों पर मुस्कुरा कर रह गई। थैंक यू मैम। उसे आंखों से मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। मैम नहीं, अनाबी। जिस तरह बाकी सब मुझे कहते हैं अनाबी, तुम भी कह सकती हो। और उसने झुकते हुए उनके हाथ को चूम लिया। वो शफीक वजूद उसके लिए काबिले मोहब्बत बन चुका था। उस वक्त तो दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत कर रही थी जब फवाद कमरे में दाखिल हुआ। अरे वाह अनाबी, हमने तो मुकम्मल पार्टी ही बदल ली। जब से नई केयर टेकर आई है, आपने तो अपने पोते को याद करना ही छोड़ दिया। वो आते हुए शिकवा करते उनके करीब बैठ गया। वो इन दोनों को स्पेस देने के लिए उठकर जाने लगी, लेकिन
उसने उसकी पुश्त पर अनाबी को मोहब्बत भरे अल्फाज सुन लिए थे कि मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। और वो मबहम सा मुस्कुराकर सर झुका गया। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ मशकूक लग रही है, उसका जायजा लेते हुए शरारत से कह गई, और उसने आंखें दिखाते हुए खामोश करवा दे यकीन दहानी की थी कि वो अब यहां से जा चुकी थी। क्या मुस्कुराहट को मशकूक नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी आइडियल गर्ल मिल चुकी है, एक ऐसी गर्ल जिसका ख्वाब मैं देखा करता था, और वो बेहद मुतमईन थी। उस लड़की से बढ़कर कोई हो भी नहीं सकता। क्या तुम्हें उसके वालिदैन, उसके खानदान के बारे में मालूम है? और फवाद ने नफी में सर हिलाया। मैं उसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उसके किरदार पर, उसकी जात पर, और यकीनन उसका खानदान भी बेहतरीन ही होगा। वो नहीं जानती थी कि फवाद के दिल में क्या चल रहा है। वो अच्छा खासा हैंडसम शख्स उसके ख्वाब दिल में सजा कर बैठा है, और बातों ही बातों में उन्होंने सब कुछ तय कर लिया। तकरीबन उस रोज उसे वहां आए 1 महीना हो चुका था। उस कमरे में खड़ी वो अपने बालों को सुलझा रही थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फवाद कमरे में दाखिल हुआ। उसने फौरन से दुपट्टा सर पर ले लिया। आपको कोई काम तो सर? मुझे बुला लिया होता, और अभी तो दवा लेकर सो चुकी है। वो हमेशा ही जल्दबाज थी। फवाद मबहम सा मुस्कुराकर बैठने के लिए इजाजत तलब कर रहा था, और वो उस बात पे सर हिलाते वो हैरानगी से उसे देखती रही। आइए बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो नरम मुलायम लहजे वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता कह जा रहा था, और वो हैरानी से उसे देखते किसी और ही जहान में पहुंची हुई थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझसे निकाह कर लें। ये अनाबी की भी ख्वाहिश है, और बाबा की भी ख्वाहिश, और शायद मेरी भी। वो बहुत दिलकश नजरों से उसे देख रहा था, और उसे देखते न जाने उसकी रूह किस चोर दरवाजे से निकलकर छत के उस कोने में पहुंच चुकी थी। जब वजदान शाह ने उसके दोनों हाथों को नरमी से थाम लिया। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना लूं, जल्द से जल्द तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आऊं, ताकि देख सकूं कि बाहर आने के बाद जब खुशबू बिखरती है तो इंसान किस तरह मुअत्तर होता है। क्या आप मेरी बात सुन रही है? सारी सोचों को झटकते हुए फवाद की जानी मुतवज्जा हुई। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं अपनों की ठुकराई हुई हूं, और बदकिरदार लड़की हूं जिसके किरदार पर स्याह छींटे फैला दिए गए, और वो अपने स्याह नसीब को लेकर दर बदर भटकती रही। मुद्दत के बाद एक बार फिर वो टूट कर रो पड़ी थी। उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इन मुखलिस लोगों को सब कुछ बता देना चाहती थी, ताकि वो किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। कुछ देर तक उसे देखता रहा, और फिर कदम बढ़ाते उसके करीब आ गया। उसके जिस्म से निकलने वाली खुशबू जैसे पूरे कमरे को मुअत्तर कर रही थी, और उसकी हवासों पर छाई जा रही थी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके मुतालिक क्या कहता है। मेरी आंखों ने आपको देखा है, मेरे दिल ने आपको तस्वुर किया है, सो मैंने मान लिया कि आपसे ज्यादा कोई हयादार नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि इन जज्बात को आपसे ज्यादा कोई संभाल कर नहीं रख पाएगा। वो एक अपना शख्स था, अपने खूनी रिश्तेदार, जिसने उसकी इज्जत नफ्स को धज्जियां उड़ाते हुए उसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। और ये एक अनजान शख्स था जो इस पर अपने जज्बात का मलबा डालकर जा चुका था, जो इस पर आंखें बंद करके यकीन करता था। उस रोज उसने यकीन को चुन लिया। अपने दिल की सारी ख्वाहिशों को दफन करते उसने फवाद न्याजी को इकरार करते हुए कह दिया कि उससे निकाह कर लेगी। अनबी बेतहाशा खुश थी, और उनको भी अपने मुतालिक को सब कुछ बता चुकी थी। और इस हफ्ते के इख्तिताम पर न्याजी साहब ने निकाह की एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद कर ली। सब कुछ खुश असलूबी से जा रहा था। जब उस रोज गेस्ट रूम में आने वाले मेहमान की खबर मुलाजमा ने आकर उसे दी, बेटा जाकर देखो कौन आया, तुम्हारे अंकल घर पर नहीं है और फवाद फ्रेश हो रहा है। फवाद ने पहले जिक्र किया था कि बिजनेस डील के मुतालिक उसका कोई जानने वाला आने वाला है। मुलाजमा को चाहिए कहकर वो कुछ देर के लिए गेस्ट रूम की जाने बढ़ी। दुपट्टा अभी तक उसने सर पर सजा रखा था। नहायत मुतमईन मुस्कुराहट के साथ वो अंदर दाखिल हुई। जब सामने पुरजबान शख्स उसे देखते हुए उठा, वो वहीं दरवाजे में जम कर रह गई। उसका दिल बुरी तरह लरसा। आज वो कितने अरसे के बाद उसके सामने खड़ा था, वही पूरी मगरूरी और शानो शौकत से खड़ा वजदान शाह, जिसकी नजरें उस पर जम सी गई। वो दोनों शीशे में पेवस बहुत की तरह आमने सामने खड़े रहे, गोया दिलो दिमाग में एक जंग सी जारी हो। वो दोनों एक दूसरे की नजरों में देख रहे थे जैसे सारी दुनिया बिखर चुकी हो। वजदान को सब कुछ भूल चुका था। वो बेचारगी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने हाथ उठाकर उसे वहीं रुक जाने के लिए कह दिया। फवाद न्याजी कुछ ही देर में आपसे मुलाकात करने के लिए आ जाएंगे, आप बैठे, चाय तैयार हो गई है।
वो खुद पर काबू पा चुकी थी और वो लपकते हुए उसके करीब आ गया। तुम कहाँ थी इतना अरसा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जिसने उस रोज उसे अपने करीब आते ही झटक दिया था, वो आज बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे बताओ, माही कहाँ थी? तुम इतने अरसे के बाद। उसे याद है कि उसे माही कहकर पुकारता था। जब फवाद अंदर आया तो फौरन उससे दूर हो गई थी। फवाद पर एक नजर डालकर वो चली गई और वो शख्स तो अपने आने का मकसद ही भूल चुका था। ओ आई एम सॉरी विजदान साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। बैठे प्लीज। उसे बैठने के लिए कह रहा था, वो तो गोया हवास भागता हो गया। ये उसने सवालिया नजरों से फवाद की तरफ देखा। ये माही शाह है, माई मिसेस चुबी। विजदान न जाने कितनी देर उसे देखता रहा और फिर जख्मी नजरों से उसे देखते वहां से चला गया। फवाद समझ ही नहीं पाया कि आखिर से हुआ क्या है। उस रोज उसने पहली बार से मालूम हुआ कि उस रोज किस दर्द को महसूस कर रही थी। शायद आज भी अगर वो उसके सामने आती तो उससे बेतहाशा नफरत करता, मगर चंद दिनों पहले एक हाथ से ली सब कुछ पलट दिया था। जब अचानक उसकी माँ एक ऐसे हादसे का शिकार हुई जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुतासर हुई, शदीद तकलीफ में रही, यहाँ तक कि डॉक्टर बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। और उस रोज उसने अपनी माँ को बेतहाशा रोते देखा। किसी भी तरह से माही को ढूंढ कर ले आओ, मुझे लगता है मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। हैरान परेशान रह गया। अब फिक्र मत करें अम्मी, बदकिरदार लड़कियों की बद्दुआ नहीं लगा करती। वो अपने आशिक के साथ खुश और मुतमईन होगी, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। और वो उसके सामने रोते हुए फट पड़ी। उसका कोई आशिक नहीं है, वो एक पाक दामन लड़की है। मैंने ही उस रोज डॉक्टर शाजिया को पैसे देकर वो रिपोर्ट बनाई थी। मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकालना चाहती थी। वो बुरी तरह चीखते अपने बालों को नोच रही थी और वो साकित खड़ा रह गया और दूर खड़े जवेद साहब के कदमों तले से जमीन निकल गई। औरत का मकर वाकई हर चीज पर गालिब आ जाता है। उसे झुकते हुए उनके हाथों को थामा। अम्मी, खुदा का वास्ता आप ये क्या कह रही है? पहली बार उसका दिल शिद्दत से लड़सा कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। मैंने उस लड़की पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया कि खुदा ने मुझे इस आजमाइश से गुजारा। वो रोते हुए सर झटक रही थी और चुपचाप पलटकर वो कमरे से बाहर चला आया। सारा और जारा उन्हें संभाल रही थी, लेकिन उस रोज वो इस कदर टूटा जिस कदर वो उसके सामने टूटी थी। उसे कितनी मिन्नत की थी, कितनी सबाजत की थी कि ये उसकी मोहब्बत थी। उसे पागलों की तरह उसे ढूंढा था, लेकिन शायद खुदा ने उसकी आंखों के सामने ऐसा पर्दा रख दिया कि उसे वो नहीं ढूंढ पाया। और आज जब वो उसे किसी और के साथ नजर आ गई तो किसी और के एतमाद को जीत चुकी थी। वो शख्स उसकी हमराही में बेकरार खड़ा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि माही उसके लिए क्या दर्जा रखती है, लेकिन वो उसे यूं अधूरे रास्ते पर छोड़ने वाला नहीं था। अगले आने वाले दिनों में विजदान ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इसे राब्ता करे, सिर्फ एक मुलाकात कर ले, वो बड़ी महफिल में उसके कदमों में बैठ जाए और वो माफी तलब कर ले। लेकिन वो यूं हर धर्म हो चुकी थी कि उन्हें वो सब कुछ चाहिए ही नहीं था। हर तरह से नाकाम होकर रोज वो फवाद न्याजी के ऑफिस चलाया। फवाद के सामने बैठते उसने अपना तारुफ माही के कजन के तौर पर करवाया। फवाद उससे हैरत से देखता रह गया, लेकिन ये हैरत को कुछ लम्हों की ही थी। वो उसे सब कुछ बता चुकी थी। उस रोज वो खड़ा हुआ और उस सारे रिश्ते को पुश डालते उसने बाजू से पकड़ते उसे अपने ऑफिस से निकाल दिया। मेरी जिंदगी में दोबारा दखल अंदाजी की कोशिश मत करना, जाओ यहां से। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एक हयादार लड़की पर कीचड़ उछालेंगे, ये तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उस रोज वो शख्स उसे जीत का जश्न मनाता हुआ लगा था। उस रोज उसके सामने छिप गया और वो खाली हाथ वहां से चला गया। उसका ताया खुद उससे मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन वो मगरूर होने की बजाय बस खामोशी से बेतासुर चेहरा लिए बैठी रही। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती तायाबू। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम अपने ताया को माफ नहीं करोगी? वो रोने के करीब थे। उसने नरमी से उनके हाथ पर अपना हाथ जमा दिया। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। खुदा जानता है कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। मैं चाहती हूँ कि वजदान शाह और उसका साया भी मेरी जिंदगी से निकल जाए। वो चुपचाप वापस पलटने लगा। उसे पूरे हक से उसका हाथ थाम लिया। मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि आप इस आगाज में मेरे हमराह खड़े हो जाए। इन्हीं हाथ से उसे देखता रहा। वही शख्स जो कल उसकी मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन उस रोज उन सबका ऐसे ही लौट जाना बनता था।
खूबसूरत शरारे में उस रोज वो फवाद नियाज़ी के पहलू में सच कर बैठी थी तो न जाने कितनी निगाहों को खैरा कर गई थी। साथ बैठा वो शख्स बामुश्किल अपनी धड़कनों को संभाले हुए था। वो ना ही किसी जिद में आकर और ना ही किसी अना में लिपट कर अपना आप उसके हवाले कर रही थी, बल्कि सोच समझ कर ये फैसला करते हुए वो अपना सब कुछ फवाद नियाज़ी को तस्लीम कर रही थी। काजी साहब ने इजाजत तलब की और उसने इजाजत दे दी। निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए गए। वो बहुत मुतमईन सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। दूर बैठा हुआ वजदान शाह यक तक उसे दिख रहा था, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। फवाद हल्का सा उसकी जानिब झुका। निकाह मुबारक हो मोहतरमा। वो हल्का सा मुस्कुराते सर झुका गई। चेहरा सुर्ख रंगों से लिपटा हुआ था। तायबा ने आगे बढ़कर उसे मुबारकबाद दी। घर के और उसके बाद के हिस्से के कागजात उसके हवाले कर दे। उसका अपना हाथ कांपा और कांपते उसका सर पर जमा दिया। मैं जल्दी आऊंगी, आपसे मुलाकात करने के लिए तायबा। वो फिर भी उससे मोहब्बत करती थी। आखिर उस शख्स ने एक अरसा उस पर अपनी मोहब्बत निछावर की थी। फवाद नियाज़ी के गले लगकर देर तक खड़ा रहा, जैसे अपनी सारी मोहब्बतों को शख्स के वजूद में अंडेल देना चाहता हो, जो हकीकत में उन सारी मोहब्बतों का हक रखता था। मुस्कुराते हुए बेड की जानी पड़ा जहां वो उसका इंतजार कर रही थी। चमकदार आंखों के साथ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराते सर झुका गए। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया, बेतहाशा करीब। और वो शख्स ऐसा बन चुका था कि बेतहाशा उसकी धड़कनों पर असरअंदाज हो जाए। मेरी जिंदगी में आमद हो जाना। वो पहली बार उसे इतनी रोमांटिक अंदाज में दिख रही थी। सो घबराते हुए सर झुकाकर निगाहों को अपने हाथों में मरकूज कर लिया। उसके करीब आते उसके दहकते हुए रुखसारों को देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे किरदार की पकीज़गी तुम्हारे चेहरे से झलकती है। तुम्हारी हयातार रंगत मेरे चेहरे को गुलजार कर देती है। उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कह रहा था, थैंक यू सो मच फवाद। फवाद उसकी आंखों में देखते हुए नम लहजे में कहने लगी, जबकि वो आगे बढ़ते उसकी पलकों पर बारी बारी अपने लब सजा गया। उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी, सांस बिखरने लगी। धड़कते हुए दिल के साथ उसने लबों को दांतों पे दबा लिया। उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी आंखों के सारे ख्वाबों को तकमील का दर्जा देगा। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे पहलू में जमकर खड़ी रहो, इस एतमाद के साथ कि तुम सिर्फ फवाद नियाज़ी की हो। उसके हाथों को थामकर उसे इतने करीब करते उसके वजूद को ज्वेलरी से आजाद कर रहा था, और वो उसकी हल्की फुल्की बातों को सुनते बस खुद में सिमटी जा रही थी। उसके बालों को जोड़े की कैद से आजाद करके उसने उसकी कमर पर बिखेर दिया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशबूदार। उसके नरम मुलायम बाल फवाद की उंगलियों से सरकते चले गए। वो आज उसे पहली बार इतने करीब से देख रहा था, पूरे हक से। और फिर उसे बिस्तर पर अपने सामने लिटाते उस पर हावी हुआ। खुमार की वजह से उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थी और वो उसके खुमार में डूबती चली जा रही थी। उसकी शिद्दतों से घबराते उसने नरमी से अपना हाथ उसके सीने पर जमा दिया। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझ पर यकीन करें। मैं कभी आपकी नजरों में बदगुमानी नहीं देख सकती। फवाद, वादा करें, आप हमेशा मुझ पर यकीन करेंगे। वो मबहम सा मुस्कुराहट के साथ देखते उसके लबों पर झुक गया। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और उस पर बरसता जा रहा था। वो उसकी अदाओं में गुम होता जा रहा था और वो अपनी अदाओं का जादू बिखेरते उसे मगजीर पागल किए जा रही थी। उस गुजरी हुई रात में उसने अपना दिल फवाद नियाज़ी के सामने फैला कर रख दिया। और हम वजदान शाह की बोसीदा मोहब्बत कब तक ज़ईफ़ी का शिकार होकर जरा जरा बिखर गई। वहां किसी वजदान शाह का अमल दखल भी नहीं था। वहां अगर किसी की हुक्मरानी थी तो फवाद नियाज़ी था। जरूरी नहीं कि एक शख्स आपकी मोहब्बत के दर्जे पर फाइज हो चुका हो, तो अगर वो आपके साथ लाख ज्यादतियां भी करता है तो भी आप उसे खुद पर हुकूमत करने दें। दुनिया मोहब्बत करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। आज सादिया ने जिस तरह हैरत से फवाद नियाज़ी को उसके पहलू में देखते हुए वह उठाकर से घूरा था, वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोकती रखी। वो खुद भी अपनी किस्मत के इन बदलते हुए पनों से हैरान थी, तो दूसरों को क्या तसल्ली का एहसास दिलाती। अगर उसने इज्जत नफ्स का इंतखाब किया था तो परवरदिगार ने भी उसकी इज्जत नफ्स को मलहूज़े खातिर रखते एक ऐसे शख्स को उस पर मुसल्लित कर दिया था जो सिर्फ उसकी इज्जत करना जानता था। अगले चंद दिनों में उसे अंदाजा हो गया कि वो फवाद नियाज़ी के लिए क्या हैसियत रखती है। वो शख्स उस पर जान निछावर करता, उसकी धड़कनों पर छाया हुआ। वो शख्स उस पर हुक्मरान बनकर अपनी हुक्मरानी जाहिर नहीं करता था और ना ही उसे गुलामी में रखता, बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलता था। उसका हाथ थाम कर हर उस दुराहे पर जहां वो उससे जाने से घबराती थी। उस रोज बताया अब्बा से मुलाकात करने के लिए गई।
एक बार फिर उसी दहलीज पर जहां फिर ना जाने उसने कसम खा रखी थी, उसका अच्छा इस्तकबाल किया गया। ताई से मुलाकात करते हुए खुद भी आबदीदा हो गई। ताई बेतहाशा रोई जा रही थी, बार बार हाथ जोड़ते उससे माफी तलब कर रही थी, और अपने दिल पर काबू ना रखते वो साथ ही साथ उन्हें देखकर रोई। इंसान नफरत में किस हद तक चला जाता है, वहां जहां से वापस पलटने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन खुदा की खींची हुई एक डोर उसे राहत रास पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां उसके लिए एक पछतावा बचता है। जरा ज़ारा देर तक उसके गले लगकर खड़ी रही। मुझे माफ कर दो मेरी जान, काश मैंने उस रोज तुम्हारी आंखों में सच्चाई पढ़ ली होती, लेकिन शायद मेरे लिए माँ की मोहब्बत मुकद्दम थी और यकीन भी अंधा था। उसमें ज़ारा का कोई कसूर नहीं था, कोई भी होता तो उस पर एतमाद ना करता। सो मैं जान लूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। विजदान ने हल्का सा मुस्कुराकर से देखा, उसकी आंखों में सिर्फ दुख लहरा रहा था, लेकिन सामने खड़ी लड़की पर अब वो असरअंदाज नहीं होता था। जी आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि अब कहीं भी नहीं मैं जा सकती, अब सिर्फ ताइबा के घर तक ही महदूद है। जब जब मैं यहाँ आऊंगी मुझे अंदाजा होगा कि विजदान शाह मेरा कजन है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो दुखते से देखते उसे मुस्कुरा दिया। सारे हक उसने खुद खो दिए थे, सो वो किसी हक का एहसास नहीं दिला सकता था। सब कुछ बेमायनी हो चुका था, सारी बातें बेवजह थी। उस रोज वो इसके घर से निकली और उसकी शादी पर सर रखकर उसे सब कुछ बताती रही, और वो सब कुछ नहीं जो बीत चुका था, बल्कि वो सब कुछ जो इसके मुस्तकबिल में आने वाला था, जिसकी इसने खुदा से उम्मीद लगा रखी थी, और वो कभी भी उम्मीदों को रायगा नहीं जाने देता। उस रोज वो सादिया के घर भी गई। सादिया की अम्मी ने उस पर पुरतपाक डिनर का एहतमाम किया। उनकी मोहब्बतों से वो कब दामन छुड़ा सकती थी। उसने ढेर सारे तोहफे खरीद लिए, इज्जत नफ्स भी मजबूर ना हो और वो सारे एहसानात का बदला भी उतार दे। सादिया के वालिद के लिए उनकी तीसरी बेटी ही थी, उसने सब कुछ उन्हें दिला दिया था। सानिया और सारा को भी अच्छी जॉब और भी बहुत कुछ। जो लोग आपकी मुश्किल वक्त में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे, उन लोगों के साथ दिल मिला ले, वो कभी आपको नुकसान या खसारे में नहीं जाने देंगे। सब कुछ पा लिया मोहतरमा, अब मेरे बारे में क्या ख्याल है? वो कमरे में आते उसे कमर से थाम कर उस पर हावी हुआ और वह हैरत से पलट कर उसे देखने लगी। लियाजी साहब, अपना रोमांटिक मूड हर वक्त ऑन ना किया करें। सुरख चेहरे के साथ उसने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोका, जबकि वो आंखें दिखाते उस पर झुका और उसकी हसीन लबों को दस्तस में ले लिया। जब सामने इतनी हसीन बीवी हो तो ये मूड ऑन हो जाता है। आंख दबाते वो बेवाकी से कह गया और उससे अपना दामन छुड़वा कर दूर हुई। मैं अनबी को देखने जा रही हूँ। वो खिलखिलाते हुए दरवाजे की जाली पड़ी, जबकि उसने पीछे से आवाज लगाई थी, ठीक है दोबारा रात को कंटिन्यू करूंगा। और वो सुर्ख चेहरे के साथ मुस्कुराते बाहर निकल आई। खुशी उसकी मुंतजिर थी और वो हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लेना चाहती थी। वो सब कुछ जो जिंदगानी को चार चांद लगा देता, जिसके बाद कुछ फीका ना रह जाए, बल्कि इस इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ रंगों की बहार हो।